हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। आज जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिसमें बहुत सारी घटनाएं हैं और एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। एग्जाम के अलावा वैसे भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस की शुरुआत से जब तक अंग्रेज चले गए 1947 तक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिन्होंने भारत को वर्तमान स्वरूप दिया। चाहे मैं बात करूं चंपारण की, चाहे मैं बात करूं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, ऐसे तमाम सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खासकर कि यूपी के एग्जाम्स में तो ऐसे सवाल बहुत सारे ही पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी इंसिडेंट हुए थे, तो कोशिश करेंगे कि एक पूरा का पूरा समरी हो जाए आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो आज की सीरीज को चालू करते हैं। आज को आप सभी को इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि यह है यूपी वन शॉट सीरीज, जिसमें आपको रोज कोई ना कोई एक टॉपिक लाया जाता है एक समय पर और जल्दी से इसको एक समराइज कंक्रीट वे में आपको दे दिया जाता है। तो चालू करते हैं आज सवालों के साथ। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के से संबंधित मैं आपको एक मैपिंग भी करवाऊंगा, लेकिन वो अगले सेशन या उससे अगले सेशन में करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए सवाल देख लेते हैं। सवाल है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, एओ ह्यूम्स, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक साहब। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी गई है। सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये वो दौर था जिस समय भारत का जो इंटेलिजेंसिया था, जो भारत के बौद्धिक क्षमता वाले लोग थे, वो ये चर्चा करने लगे थे कि भाई ये जो अंग्रेजी हुकूमत है ये हमारे साथ गलत कर रही है। तो ऐसे में कुछ लोग, कुछ भारतीय और उनमें से एक अंग्रेज जिनका नाम था ए ओ ह्यूम्स, ये इकट्ठा होते हैं और यहीं पर निर्धारित किया गया कि भैया एक संस्थान बनानी चाहिए जो कि इन सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठा सके, इन सवालों को ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचा सके। तो ऐसे में 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाया जाता है मुंबई के अंदर। कहां दोस्तों? मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, मुंबई अधिवेशन इसका पहला अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने इसकी अध्यक्षता करी सर। ठीक है। इसके साल, अगले साल जब 1886 की बात करें तो 1886 में कलकत्ता में यह ऑर्गेनाइज किया गया। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का और इस बार कांग्रेस के यहां पर इस अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी मेरे प्यारे साथियों दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब, ये सभी कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं और प्रथम अधिवेशन में लगभग 72 डेलीगेट्स, 72 सदस्य यहां पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद तीसरा सेशन बुलाया जाता है 1887 में और यह बुलाया जाता है मेरे प्यारे साथियों मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, जिसे मद्रास अधिवेशन कहते हैं। वर्तमान रूप में चेन्नई बोलते हैं जिसे। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब जी ने। दोस्तों, किसने करी? बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता करी मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ये राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद 1888 में मेरे प्यारे साथियों, 1888 में बनारस के अंदर एक अधिवेशन आयोजित किया गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता करी जॉर्ज यूले ने, जो कि पहले अंग्रेज थे, जॉर्ज यूले जो कि पहले अंग्रेज थे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। तो भैया हमारा आंसर हो जाता है बी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब थोड़ी सी डिटेल कांग्रेस के बारे में, हालांकि मैंने कोशिश करी कि आपको पहले ही बता दूं, लेकिन अतिरिक्त जानकारी भी आपको दे देते हैं। तो अतिरिक्त जानकारी की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपको बताई गई कि 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक
A.O. ह्यूम्स, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, द्वारा स्थापित की गई। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी, 4 सितंबर 1825 को जिनका जन्म हुआ, और दिनेश वाचा शामिल थे। दोस्तों याद रखिएगा, दिनेश वाचा और दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। हालांकि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रभावित थे। तो अगले ही अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, बॉम्बे में यह अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसमें 72 कुल डेलीगेट्स इकट्ठा हुए। और इस जब कांग्रेस की स्थापना करी गई, उस समय भारत के वायसराय थे डफरिन साहब, जिन्होंने ह्यूम्स को पहले सत्र के लिए अपनी अनुमति दी। कांग्रेस का दूसरा सत्र 1886 में कलकत्ता में और तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया। ये तमाम जानकारियां हमने ले ली हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरे प्यारे लाडलों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी थी। उससे अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों? इंडियन नेशनल कांग्रेस और या इंडियन नेशनल मूवमेंट की आप बात करें, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें और बात ना कर पाए उसमें स्वतंत्रता सेनानियों की, तो बात अधूरी रह जाती है। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व रखने वाले यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय दोस्तों, और ये बेसिकली गरम दल के नेताओं में से प्रमुख नेता थे। गरम दल की अगर मैं बात करूं तो गरम दल में प्रमुख रूप से 3 नेता थे जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। दोस्तों लाल बाल पाल। तो यंग इंडिया के लेखक आपके सामने हैं। तो यंग इंडिया के लेखक कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। चलते हैं अगले सवाल पर। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? कैनिंग के द्वारा, कर्जन के द्वारा, वेवल के द्वारा, लिटन के द्वारा? 1905 में मेरे प्यारे साथियों, जो बंगाल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था, जो बंगाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख रोल निभा रहा था, उसका विघटन कर दिया जाता है, उसका विभाजन कर दिया जाता है। और उस समय वायसराय था कर्जन मेरे प्यारे साथियों। इसी में अब भारत में क्या होना चाहिए? तो भारत में मेरे प्यारे साथियों स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया। भारतीय लोग इसका विरोध करने लगे और खास करके बंगाल में यह प्रमुख रूप से एक्टिव था स्वदेशी आंदोलन। बाद में आगे चलकर क्या रूपरेखा होनी चाहिए? 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसी बात पर कांग्रेस भी टूट जाती है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में, जो आगे चलकर मेरे प्यारे साथियों फिर से इकट्ठा होगी। यहां पर गरम दल और नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। तो 1905 में कर्जन द्वारा अलग किया गया बंगाल। ये सारी की सारी कहानियां हैं। और जुलाई 1905 को पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया गया कर्जन के द्वारा। और अनडिवाइडेड बंगाल जो था वो एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। और पार्टीशन जो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 20 जुलाई 1905 को मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा करेगी कि बंगाल अलग अलग किया जाएगा, बंगाल के भाग किए जाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन कर दिया गया था। तो ये दोनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। वंदे मातरम एंड अमार सोनार बांग्ला बिकेम द एंथम्स ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूव। और अमार सोनार बांग्ला जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बनेगा, जो बांग्लादेश का राष्ट्र गीत बनेगा, वो अमार सोनार बांग्ला। यहीं पर पहली बार वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला की यहीं पर फीलिंग्स आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? लाल बाल पाल में एक और बड़ा नाम है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक साहब। तिलक साहब की बात करूं तो गरम दल के नेता थे और इन्होंने मराठा जैसी मैगजीन भी प्रकाशित करी। इन्होंने कई त्योहार भी चालू करे, जिनमें से एक गणेश पूजन, गणेश वंदना या गणेश त्योहार दोस्तों, गणपति, जिसे गणेश या गणपति महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत कर देते हैं। महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक साहब चालू कर देते हैं। बाल गंगाधर तिलक साहब से संबंधित मेरे प्यारे साथियों होम रूल लीग की जब बात आएगी मेरे प्यारे साथियों, हालांकि भारत में होम रूल लीग की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने करी, लेकिन होम रूल लीग जो थी वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक साहब के पास थी। तो बाल गंगाधर तिलक साहब के पास जो होम रूल थी, वो जो महाराष्ट्र वाले, विदर्भ वाले क्षेत्र में एक्टिव थी, सक्रिय थी, वहां बाल गंगाधर
गंगाधर तिलक साहब अध्यक्ष रहे, बाकी जगह एनी बेसेंट साहब, एनी बेसेंट मैम एनी बेसेंट के पास थी। एनी बेसेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को वर्तमान महाराष्ट्र भारत में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर तिलक था और माता का नाम पार्वती बाई था। महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहा था। मेरे प्यारे साथियों, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा, एक सवाल। दूसरा सवाल कि महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को किसकी संज्ञा दी थी तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा था दोस्तों। और ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने स्वराज की भी मांग करी। मराठा और केसरी जैसे इन्होंने पत्र चालू करे। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका तथ्य हो जाता है बाल गंगाधर तिलक साहब से रिलेटेड। अंग्रेजों ने इन्हें अशांति का दूत कहा था। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक लाल बाल पाल, ये लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, जो कि गर्म दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित आपसे पूछ लिया कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले, तो केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक साहब द्वारा निकाले गए। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों। साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया वो सबसे बड़ी बात है। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं, साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। 7 सदस्यीय ये कमीशन था जिसमें केवल और केवल अंग्रेज थे और भारत का इन्हें भविष्य तय करना था। ऐसे में भारत में विद्रोह इस बात का होने लगा, भारत में विवाद इस बात से निपजा कि भारत का भविष्य और उस समिति में एक भी भारतीय नहीं है। गो बैक साइमन के नारे दिए गए। यह पहुंचता है फरवरी 1928 में भारत पहुंचता है, तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात कर दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया और कमीशन का विद्रोह इसलिए किया गया कि सभी गोरे इसमें शामिल थे, एक भी भारतीय इसमें नहीं थे। इसके सुझाव क्या क्या थे, तो द्वैत शासन समाप्त करना, अबोलिशन ऑफ डायरेक्टी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, इत्यादि सारी चीजें थी जो आगे चलकर मेरे प्यारे साथियों याद रखना, आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 में जिन चीजों को फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा सत्यपाल मलिक और सत्यपाल मलिक साहब की जब गिरफ्तारी हो जाती है पंजाब में, इसका विद्रोह होता है, तो बैसाखी में एक दिन जलियांवाला बाग नामक एक जगह पर, एक बगीचे में, एक बाग में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल हथियार नहीं थे। इस बाग की विशेषता थी कि इसमें एक ही गेट था। ऐसे में वहां पर जनरल डायर आता है और अंधाधुंध गोलियां चला देता है। निर्मम गोलियां चलती हैं, नरसंहार होता है। इसके बाद भारत के जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने जितने भी उन्हें रिकॉग्निशंस मिली थी वो भी वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ, हत्याकांड हुआ, वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार बोलेंगे, हत्याकांड थोड़ा सुटेबल वर्ड नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। भारत रक्षा विनिमय अधिनियम 1915 और रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीयों के बीच राजनीतिक और सामाजिक अशांति बढ़ा दी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आमतौर पर रॉलेट अधिनियम के प्रति असहमति दिखाई सभी ने। 12 अप्रैल 1919 को विरोधी नेता हंसराज ने अगले दिन जलियांवाला बाग में एक बैठक करी। ये इंपॉर्टेंट है, बैठक किसने बुलाई, तो ये बुलाई नेता हंसराज ने। 13 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग में कर्फ्यू और फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल की शाम थी। जलियांवाला बाग में करीब 25,000 लोग जमा थे और उन 25,000 लोगों पर एक अंधा अंग्रेज आता है और गोलियों से धू धू कर देता है। बड़ा दुख होता है जब इस कहानी को आप पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्या होता। हम लोग कहते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर है, जीवन का प्रेशर। सोचो उस समय अंग्रेज वहां से कहां से आए बड़े आदमी, कुछ चंद लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इतना नरसंहार कर रहे हैं, बिना पूछे मार रहे हैं। तो ये आप सोचना कि कितना प्रेशर होगा उस समय लोगों पर। तो ये लोग मतलब
इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जब आप पढ़ते हो तो बड़ा पवित्र फील होता है जब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते हो, भगत सिंह के बारे में बात करते हो, चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में बात करते हो, सबके लिए ऐसा महसूस होता है कि यार कितनी हिम्मत वाले आदमी थे। आज हम एक छोटी सी बात हो जाए हम नहीं बोल पाते, हमें टेंशन होती है कि हमारा घर कैसे चलेगा, परिवार वालों को कोई कुछ ना कह दे, मुझे लोग क्या कहेंगे। अब देख लो, तो 13 अप्रैल की शाम जलियांवाला बाग में 25,000 लोग करीबन जमा थे। डायर के आदेश पर सैनिकों ने सभी निकासी मार्गों को सुरक्षित कर लिया और भाग रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आधिकारिक अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 379 बताई जाती है, लेकिन एक आकलन है कि 2000 लोगों से ज्यादा इसमें लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो सर का खिताब भारत के रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने सर का खिताब वापस कर दिया था। अगला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? अब भाई गोलमेज सम्मेलन की महत्वता इसलिए भी बढ़ दी जाती है क्योंकि पहली बार अंग्रेजों ने माना कि इन लोगों को हम हमारे पास बिठाते हैं और फिर तय करेंगे कि क्या किया जाए, कैसे करा जाए। भारतीयों को समकक्ष बिठाने की बात करी गई, लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं जाता, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाता। लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेजा जाता है। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। तो 8 अगस्त 1942 को मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब का वो चित्र जिसमें भारतीयों की दुर्दशा दिखाई जा रही थी, भारत दुर्दशा नामक एक चित्र खींचा था भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताया कि मैडम ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना करी और आगे चलकर एनी बेसेंट ने ये सारा काम संभाला। तो मेरे प्यारे साथियों हमने ये सारी की सारी बातें कर ली कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या रहा। बहुत कुछ बच चुका है राष्ट्रीय आंदोलन में। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और सेशन आपको ऐसे चाहिए, और सेशन कैसा लगता है ये भी जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं, अब आपको मैं देता हूं एक होमवर्क का सवाल। होमवर्क के सवाल में आपको जवाब देना है मेरे प्यारे साथियों। सवाल क्या है मेरे प्यारे लाडलों, याद रखना। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। बाकी सेशन को इतना प्यार देने के लिए, इतना लाड देने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ग्राशियस, आस्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।